हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज की हमारी इस क्लास में। बच्चों, दिस इज योर एसएससी एजुकेटर उज्ज्वला पुंज और आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं 30 कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस फ्रॉम द इकोनॉमिक्स चैप्टर कॉल्ड सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। तो फटाफट से आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और इस चैप्टर से बहुत सारे डिफरेंट टाइप के जो क्वेश्चंस है बच्चों, चाहे वो फिल इन द ब्लैंक्स हो, चाहे वो असर्शन रीजन बेस्ड हो, चाहे वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हो, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस को करते हैं कंप्लीट और अपने एग्जाम की तैयारी फुल प्रूफ करके जाते हैं। तो चलिए फटाक से फर्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे और यहाँ पर बच्चों क्वेश्चन पूछा गया है कि मनरेगा गारंटीज जॉब टू द पुअर फॉर हाउ मेनी डेज। जो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है वो गरीब लोगों को कितने दिन का रोजगार ऑफर करती है? 100 दिन, 90 दिन, 60 दिन या 50 दिन? हम सभी को पता है द करेक्ट आंसर इज 100 डेज ऑफ गारंटीड एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं और यहां पर पूछा गया है कि हिडन अनएम्प्लॉयमेंट को क्या बोला जाता है? बच्चों, जब बेरोजगार तो लोग हैं लेकिन जब वो बेरोजगारी छुपी हुई होती है तो वो होती है हिडन अनएम्प्लॉयमेंट, राइट? जैसे एक फील्ड है, वहां पे 5 लोगों की जरूरत है लेकिन वहां 10 लोग काम कर रहे हैं, तो एक तरीके से हर कोई अपने पूरे पोटेंशियल को यूज करके काम नहीं कर रहा है, बहुत कम कम लोग सब काम कर रहे हैं, लेबर एफर्ट डिवाइड हो गया है। सो कहीं ना कहीं 5 एक्स्ट्रा पीपल आर वर्किंग ऑन दैट फील्ड एंड दे आर सपोज टू बी हिडन इन अ स्टेट ऑफ हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। और इसी अनएम्प्लॉयमेंट को हम लोग डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट भी बोलते हैं, ठीक है? सो द अदर नेम फॉर द हिडन अनएम्प्लॉयमेंट इज डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीडीपी ऑफ अ कंट्री इज बेस्ड ऑन द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, द फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, द इनिशियल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज या फिर ऑल ऑफ दीज। सो किसी भी कंट्री की जीडीपी जो है वो बेस्ड होती है फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे। तो जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं उनकी जो वैल्यू ली जाती है बच्चों, उसी को कैलकुलेट करके आती है जीडीपी। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ क्वेश्चन। चलिए देखते हैं। Which among the following is a feature of unorganized sector? जो हमारा अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उस सेक्टर का एक फीचर बताइए। फिक्स नंबर ऑफ वर्क आवर्स, पेड हॉलीडेज, एम्प्लॉयमेंट इज इनसिक्योर या फिर इट इज रजिस्टर्ड विद द गवर्नमेंट। कौन सी चीज हमारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर का एक हिस्सा है? फिक्स नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स बिल्कुल भी नहीं, पेड हॉलीडे बिल्कुल भी नहीं, रजिस्टर्ड विद द गवर्नमेंट भी बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो तीनों तो ऑर्गेनाइज सेक्टर के फीचर्स हैं। अनऑर्गेनाइज सेक्टर बच्चों वो सेक्टर है जो गवर्नमेंट कंट्रोल के बिल्कुल बाहर होता है, जहां पे कितने भी समय आपको काम करवाया जा सकता है, कोई पेड हॉलीडे नहीं होती है और जो आपका एम्प्लॉयमेंट होती है वो इनसिक्योर होती है। दैट मीन्स देयर इज नो सिक्योरिटी, कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है, कभी भी आपको निकाला जा सकता है। चलिए नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं क्या बात हो रही है। इनमें से कौन सी एक्टिविटी प्राइमरी सेक्टर से रिलेटेड नहीं है? प्राइमरी सेक्टर बच्चों यानी कि वो सेक्टर जो कि हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को जब हम एक्सप्लॉइट करते हैं वो सारी की सारी एक्टिविटीज को इंक्लूड करता है, राइट? सो प्राइमरी सेक्टर इंक्लूड्स ऑल द एक्टिविटीज दैट आर परफॉर्म्ड बाय एक्सप्लॉइटिंग द नेचुरल रिसोर्सेज। फिशिंग ऑब्वियसली प्राइमरी सेक्टर की एक्टिविटी है, नेचुरल गैस को हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, डेफिनेटली प्राइमरी सेक्टर की एक्टिविटी है, माइनिंग भी प्राइमरी सेक्टर की एक्टिविटी है। तो जो प्राइमरी सेक्टर की एक्टिविटी नहीं है वो है मेकिंग ऑफ शुगर, क्योंकि बच्चों चीनी बनाने का काम तो हमारा सेकेंडरी सेक्टर करता है, इट इज द स्टेज आफ्टर द प्राइमरी सेक्टर। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन द लास्ट 100 years द सेक्टर गेनिंग प्रोमिनेंस इज। पिछले 100 सालों में कौन से सेक्टर की अगर हम बात करें जो उभर के आया है, जो बहुत प्रोमिनेंट हुआ है, तो दैट इज डेफिनेटली द टर्शरी सेक्टर। ठीक है बच्चों, तो टर्शरी सेक्टर हैज डेफिनेटली गेन्ड much importance in the last 100 years. Seventh question है the type of unemployment in which more number of people work than actually it is needed is known as। जरूरत से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं तो obviously this is disguised unemployment। obviously बच्चों इसको under employment भी बोलते हैं, इसको हम लोग under employment बोलते हैं, या फिर इसका एक और नाम है that is hidden unemployment। ऑल राइट, ठीक है। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन क्या है? अ लेबरर वर्किंग अंडर अ कॉन्ट्रैक्टर इज इन विच टाइप ऑफ सेक्टर। एक लेबरर जो कि कॉन्ट्रैक्टर के नीचे काम कर रहा है वो कौन से सेक्टर में आता है? तो लेबरर जो है वो डेफिनेटली यहाँ पे बच्चों अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आएगा, ठीक है? अनऑर्गेनाइज लेबरर है ना, ठीक है।
बेसिकली यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो वो लेबरर सर्विस सेक्टर में भी आएगा और अनऑर्गेनाइज में भी आएगा। तो आई फील लाइक इट इज एक्चुअली वो लेबरर जो है बच्चों वो सर्विस सेक्टर का भी हिस्सा है और कहीं ना कहीं अनऑर्गेनाइज सेक्टर का भी हिस्सा है, दोनों में ही आ सकता है, बोथ, है ना, अनऑर्गेनाइज भी और एक सर्विस भी वो परफॉर्म कर रहा है, सो सर्विस सेक्टर में भी आ सकता है। ज्यादातर सर्विस सेक्टर से ये सूट कर रहा है, बट हाँ चलिए ओके। सो दिस इज अ रिपीटेड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन टर्म्स ऑफ द ओनरशिप द एंटरप्राइजेस ओन्ड बाय इंडिविजुअल्स आर नोन एज, जो एंटरप्राइजेस को इंडिविजुअल्स ओन करते हैं, इंडिविजुअल प्राइवेट इंडिविजुअल्स, तो वो आएगा हमारा प्राइवेट सेक्टर। ऑल राइट ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारा 11th क्वेश्चन है, एक असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन। तो हम इस असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। सबसे पहले असर्शन दे रखी है कि इन इंडिया ओवर द 40 years between 1973-74 and 2013-14, while the production in all the three sectors has increased, it has increased the most in the tertiary sector। तो बच्चों इन 40 साल के पीरियड में बोला जा रहा है कि प्रोडक्शन चाहे हर सेक्टर में बढ़ी है, प्राइमरी में भी बढ़ी, सेकेंडरी में भी बढ़ी, टर्शरी में भी बढ़ी, लेकिन सबसे ज्यादा अगर जंप की बात करेंगे या सबसे ज्यादा स्केल की बात करें कि सबसे ज्यादा स्केल पे कौन से सेक्टर में बढ़ी है, तो इट हैज इंक्रीज्ड द मोस्ट इन द tertiary sector, which is definitely true. This statement is definitely true. Next देखिए रीजन क्या दे रखा है कि tertiary sector is the only organized sector in the economy, so the government spends a lot of money for creating jobs in the tertiary sector। कि tertiary sector क्योंकि एक इकलौता organized sector है, इस वजह से गवर्नमेंट जो है बहुत सारा पैसा खर्चा करती है tertiary sector में नौकरियां क्रिएट करने के लिए। Definitely false। ये तो ट्रू था, बट ये जो है स्टेटमेंट इट इज false। Assertion is true but the reason is false। 12th question, assertion है रिलायंस इंडस्ट्रीज एक प्राइवेटली ओन्ड फर्म है। क्या बच्चों जो रिलायंस इंडस्ट्रीज है क्या वो एक प्राइवेटली ओन्ड फर्म है, यानी कि प्राइवेट इंडिविजुअल्स और कंपनीज के पास उसकी ओनरशिप है? तो डेफिनेटली ये बात बिल्कुल ट्रू है। नेक्स्ट लिखा है कि गवर्नमेंट एक मेजर स्टेक होल्डर है इन रिलायंस इंडस्ट्रीज, विच इज फॉल्स। क्योंकि भाई जब वो प्राइवेटली ओन्ड है तो गवर्नमेंट कहां से आ गई? यहाँ पर भी assertion ट्रू है, रीजन फॉल्स है। 13th क्वेश्चन पे आते हैं। 13th में assertion दे रखी है द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ द सर्विस सेक्टर। जब हम एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री का डेवलपमेंट करते हैं तो उससे हमारे सर्विस सेक्टर की भी डेवलपमेंट होती है। डेफिनेटली बच्चों जितना ज्यादा एग्रीकल्चर डेवलप होगा, जितनी ज्यादा इंडस्ट्री डेवलप होगी, उतनी ज्यादा आपको सर्विसेज की जरूरत पड़ेगी, तो वो तो डेफिनेटली होगा ही, तो ये ट्रू है। नेक्स्ट दे रखा है कि एज द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर डेवलप द डिमांड फॉर ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, स्ट्रक्चर, बैंक्स, इंश्योरेंस एक्सेट्रा एवरीथिंग इंक्रीजेस। तो जब प्राइमरी सेक्टर को आप और ज्यादा डेवलप कर देते हो, सेकेंडरी सेक्टर को और ज्यादा डेवलप कर देते हो, ज्यादा से ज्यादा सामान प्रोड्यूस हो रहा है, प्राइमरी से सेकेंडरी तक जा रहा है, तो आपको ट्रांसपोर्टेशन ज्यादा लगेगा, स्टोरेज फैसिलिटी ज्यादा लगेगी, आपको जो है बैंक्स और इंश्योरेंस की जरूरत ज्यादा पड़ेगी, ये सारी सर्विसेज की डिमांड भी और तेजी से बढ़ जाएगी। तो ये बात भी बिल्कुल ट्रू है। यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं और बच्चों कहीं ना कहीं रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। रीजन एक्सप्लेन कर रहा है क्योंकि जब प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रो हो रहा है आपको सर्विसेज की ज्यादा जरूरत पड़ रही है, इन सर्विसेज की ज्यादा जरूरत पड़ रही है, तो डेफिनेटली दिस एक्सप्लेन्स कि कैसे एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के डेवलपमेंट से टर्शरी सेक्टर का डेवलपमेंट होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बोथ ए एंड आर ट्रू R is the correct explanation of A। 14th क्वेश्चन है, assertion दे रखा है कि an individual who manufactures flour from wheat is engaged in the primary sector। एक इंसान है जो कि गेहूं से फ्लावर बना रहा है, तो वो प्राइमरी सेक्टर में नहीं, वो सेकेंडरी सेक्टर में आएगा, तो ये फॉल्स है स्टेटमेंट। नेक्स्ट स्टेटमेंट दे रखी है कि व्हेन सम प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इज यूज्ड द प्रोडक्ट इज अ पार्ट ऑफ द सेकेंडरी सेक्टर। जब कुछ मैन्युफैक्चरिंग का काम हो रहा है तो वो सेकेंडरी सेक्टर का हिस्सा है, ये ट्रू है। वही बात है यहाँ पे assertion फॉल्स और रीजन ट्रू है। ओके, assertion फॉल्स है, रीजन ट्रू है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। इन इंडिया द प्राइमरी सेक्टर इज द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर
बच्चों यहाँ बोला जा रहा है कि प्राइमरी सेक्टर सबसे ज्यादा लोगों को काम देता है, सबसे ज्यादा रोजगार देता है. डेफिनेटली ट्रू. इट्स अ नोन फैक्ट कि प्राइमरी सेक्टर इज द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर. नेक्स्ट दे रखा है कि द डिमांड फॉर सर्विसेज हैज इंक्रीज्ड इनॉर्मसली. सर्विसेज की जो डिमांड है, जो मांग है, वो तेजी से बढ़ी है ओवर द इयर्स. दैट इज ऑल्सो ट्रू. यहाँ पे दोनों ट्रू हैं. क्या लिखेंगे? बोथ A and R are true, but R is not the correct explanation of A. It is not the correct explanation of A. ठीक है, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं. नेक्स्ट है हमारा 16th क्वेश्चन. यहाँ लिखा है देयर आर सेवरल गुड्स एंड सर्विसेज दैट द सोसाइटी नीड्स, हाउएवर द प्राइवेट सेक्टर डज नॉट प्रोड्यूस ऑल ऑफ देम. बहुत सारी गुड्स और सर्विसेज है, सामान है, सर्विसेज हैं जो कि हमारे समाज को चाहिए होता है, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर है वो अकेला इन सभी को प्रोड्यूस नहीं कर सकता. बिल्कुल सही, ट्रू है ये बात. नेक्स्ट लिखा है कि जो प्राइवेट सेक्टर है वो प्रॉफिट ड्रिवन होता है, उसका फोकस सिर्फ प्रॉफिट कमाना होता है, सिर्फ और सिर्फ फायदा अपना करना होता है, जो कि बात फिर से बिल्कुल सच है. दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल ट्रू हैं बच्चों, लेकिन यहाँ पर बात क्या है कि आर इज ऑल्सो द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, है ना. क्योंकि प्राइवेट सेक्टर प्रॉफिट ड्रिवन है, तो प्राइवेट सेक्टर सिर्फ उन्हीं गुड्स और सर्विसेज को प्रोवाइड करता है जहां उसको फायदा दिखता है. वहीं पर जब बात आती है ऐसी गुड्स और सर्विसेज की जो कि समाज को असली में चाहिए, जो कि कम दाम पे चाहिए, तो वहां पे पब्लिक सेक्टर आता है, सरकार आती है उन सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए. सो ये दोनों ही सच है. और क्योंकि प्राइवेट सेक्टर प्रॉफिट ड्रिवन है, इस वजह से प्राइवेट सेक्टर सारी गुड्स और सर्विसेज जो सोसाइटी को चाहिए वो प्रोवाइड नहीं कर पाता. ठीक है, सो यहाँ बोथ A and R are true and also R is the R is also the correct explanation of A. नेक्स्ट पे चलते हैं 17th क्वेश्चन. ओके, अगेन assertion रीजन है. चलिए सबसे पहले assertion को पढ़ते हैं. So when calculating the total value of goods and services produced in the country, जब हम एक कंट्री के अंदर जो टोटल वैल्यू है गुड्स और सर्विसेज की जो प्रोड्यूस हुए हैं उनको कैलकुलेट करते हैं, तो वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज एट ईच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन शुड बी कैलकुलेटेड. बच्चों जब हम ये देखते हैं कि कंट्री के अंदर क्या क्या सामान प्रोड्यूस हुआ है, तो हमें हर स्टेज ऑफ प्रोडक्शन पे जो जो चीज बन रही है हर किसी को क्या इंक्लूड करना पड़ता है? बिल्कुल फॉल्स. क्योंकि आप लोगों को याद होगा हम सिर्फ इंक्लूड करते हैं ओनली द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड services is सिर्फ फाइनल गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू को इंक्लूड करा जाता है. स्टेप बीच बीच में जो जो आ रहा है उसको नहीं इंक्लूड करा जाता, हर चीज को नहीं इंक्लूड करा जाता. At each stage of production, some value is added to a good or service. Therefore, the value added at each stage of production is added to derive the total value of goods and services in an economy. हर स्टेज ऑफ प्रोडक्शन पे कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड हो रही है, इसलिए जो वैल्यू ऐड हर स्टेज पे हो रही है उसको हम ऐड कर देते हैं ताकि टोटल वैल्यू मिल जाए. तो ये भी बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है. दोनों फॉल्स हैं, दोनों फॉल्स हैं यार. ये जो हर स्टेज पे आप जिन चीजों को यूज करते हो ना वो होते हैं इंटरमीडिएट गुड्स. तो याद रखिएगा कि वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स इज नॉट इंक्लूडेड. इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू कभी भी इंक्लूड नहीं की जाती है. सपोज आप एक बिस्किट का पैकेट बना रहे हो, उस बिस्किट के पैकेट में सपोज हो सकता है कि कुछ गेहूं लगा हो, चीनी लगी हो, कोकोआ पाउडर गया हो, ठीक है, बहुत सारी चीजें गई हो. हर चीज की वैल्यू जो है वो फाइनल जो बिस्किट बन गया है, बन के तैयार हुआ है बिस्किट, उसकी वैल्यू में हर चीज जो सामग्री इस्तेमाल हुई है उसकी वैल्यू ऑलरेडी इंक्लूडेड है. बार बार काउंट नहीं करेंगे, ठीक है, ऑलरेडी वो वैल्यू सारी इंक्लूडेड है हमारे फाइनल गुड में. तो इंटरमीडिएट गुड जो जैसे आपका हम बोल सकते हैं
गेहूं है, चीनी है, वो सबकी वैल्यू ऑलरेडी बिस्किट में जुड़ी हुई है, ठीक है। सो वी विल नॉट काउंट दैट, वी विल ओनली काउंट द वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड। दोनों स्टेटमेंट्स गलत है। चलिए 18th क्वेश्चन पे आते हैं। 18th बोल रहा है क्वेश्चन कि मोहन एक शॉपकीपर है who pays his taxes on time। तो मोहन जो है वो एक दुकानदार है और वो अपने टैक्सेस बिल्कुल समय पर देते हैं। He has employed 2 workers, उन्होंने 2 वर्कर्स को काम पे रखा है, राकेश और रघु को, अपनी दुकान में। He pays them well, however, वो उनको पे भी अच्छा करते हैं, लेकिन however none of the workers get any paid leaves in the year। तो उन्होंने राकेश और रघु को रखा है, उनको अच्छा पे करते हैं, लेकिन उनको कोई पेड लीव्स नहीं देते। तो ऑब्वियसली क्योंकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है तो नहीं मिल रहा है उनको पेड लीव्स। साथ ही में राकेश एंड रघु आर एम्प्लॉयड इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ट्रू। तो रीजन ही यही था, क्योंकि वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं, इसलिए वो लेबर का काम कर रहे हैं, दैट इज व्हाई दे आर नॉट गेटिंग एनी पेड लीव्स। अगर वो किसी दिन छुट्टी मारेंगे तो उनको उस दिन का पैसा नहीं दिया जाएगा। जिस दिन वो काम पे आएंगे सिर्फ उनको उसी दिन का पैसा दिया जाएगा, बिकॉज दे आर वर्किंग इन दी अनऑर्गेनाइज सेक्टर। और क्योंकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर गवर्नमेंट कंट्रोल से बाहर होता है, वहां सरकार के कोई भी नियम कानून नहीं फॉलो किए जाते, दैट इज व्हाई वहां पे आपको कोई भी पेड लीव नहीं मिलती है। जिस दिन आप नहीं आते काम पे उस दिन का आपको पैसा नहीं मिलता। तो बोथ आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट। आर जो है बच्चों ए का बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। चलिए 19वें प्रश्न पे हम लोग चल रहे हैं। यहाँ पर रिजर्शन दे रखा है कि लीला जो है वर्क्स 5 days a week, receives her income on the last day of each month and gets medical facilities from her firm। तो लीला जो है सिर्फ हफ्ते के 5 दिन काम करती हैं, उनको इनकम जो है हर महीने के एंड में उनकी सैलरी आ जाती है एंड उनको मेडिकल फैसिलिटीज भी अपने फर्म से मिलती हैं। अच्छी बात है लीला के लिए, इट्स अ गुड थिंग फॉर हर। ऐसा इसलिए है क्योंकि लीला जो है वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रही है। बिल्कुल सही। तो बच्चों वही बात है कि लीला ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रही है, तभी उनको ये सारे फायदे मिल रहे हैं, उनको कुछ मेडिकल बेनिफिट्स मिल रहे हैं, उनके वर्किंग डेज जो है लिमिटेड है, उनको सैटरडे संडे वीकेंड का ऑफ मिल रहा है जो कि पेड लीव्स हैं, उस दिन का भी पैसा उनको मिलेगा, ठीक है। उनको इनकम जो है एक फिक्स्ड डे पे आ जाती है, जॉब सिक्योरिटी है। ये सारी चीजें क्यों है? क्योंकि शी इज वर्किंग इन दी ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, ऑब्वियसली, ठीक है। चलो 20th क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या लिखा है यहाँ पर, पढ़िए इसको। Rakesh is an educated and a skilled worker who earns a high monthly salary as he is employed in a private bank in a city। राकेश एक बहुत पढ़े लिखे स्किल्ड वर्कर हैं, उनको एक बहुत अच्छी मंथली सैलरी मिलती है क्योंकि वो एक प्राइवेट बैंक के अंदर काम करते हैं। तो सही है, क्या गलत है इसमें? फिर लिखा है कि ऑल सर्विस सेक्टर्स इन इंडिया आर ग्रोइंग एक्सट्रीमली वेल, ईच इंडिविजुअल्स एंगेज्ड इन एनी काइंड ऑफ टर्शरी एक्टिविटी अर्न्स अ हाई इनकम। तो क्योंकि देश के अंदर टर्शरी सेक्टर बहुत तेजी से बढ़ रहा है, सर्विस सेक्टर बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, तो हर वो व्यक्ति जो कि सर्विस सेक्टर में काम कर रहा है या किसी भी टर्शरी एक्टिविटी में इन्वॉल्व है उसको बहुत हाई इनकम मिलती है। बच्चों ऐसा बिल्कुल भी सच नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एजर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है। और मैं इसका रीजन आप लोगों को देती हूँ। आप लोग बोलेंगे कि मैम बट हमने तो ये पूरा टॉपिक पढ़ा है कि टर्शरी सेक्टर कितनी तेजी से ग्रो करा है, रीजंस फॉर द ग्रोथ ऑफ द टर्शरी सेक्टर, ऑल ऑफ दैट। तो वहां तो हमने पढ़ा है कि सबसे ज्यादा ग्रो ही वही कर रहा है, सबसे ज्यादा पैसा ही वही है। बट यार सुनो, जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट जो कि मैं अभी लिख रही हूं। इस सेक्टर का सिर्फ एक हिस्सा आगे बढ़ रहा है, पूरा सेक्टर आगे नहीं बढ़ रहा, सिर्फ एक हिस्सा आगे बढ़ रहा है। का ये मतलब है बच्चों, देखो जो लोग ऑब्वियसली इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जैसी सर्विसेज में है, हाईली पेड हाईली वैल्यूड सर्विसेज में है, कोई टीचर है, कोई डॉक्टर है, कोई लॉयर है, ठीक है। ऑब्वियसली ऑल दीज सर्विसेज आर ग्रोइंग, डेफिनेटली ग्रोइंग, हाई पेड जॉब्स, एवरीथिंग इज वेरी वेरी नाइस, कॉर्पोरेट जॉब्स, एवरीथिंग, ठीक है। बट जब मैं बात करूं एक लेबरर की, एक इंसान है जो पेंटर है, एक इंसान है जो एक रिपेयर पर्सन है, एक इंसान है जो प्लम्बर है, एक इंसान है जो कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करता है, ये सारे लोग भी सर्विस सेक्टर में ही हैं, ये लोग भी सर्विसेज प्रोवाइड करें। लेकिन क्या आर दे अर्निंग वेरी वेरी हाई इनकम्स? आर दे लाइक अर्निंग रियली वेल? नो,
बिकॉज ये लोग एक तरीके से सर्विस सेक्टर में तो है, बट सिंस देयर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर सॉर्ट ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड, तो इनको उसी दिन काम मिलता है जिस दिन ये, मतलब कुछ दिन ही काम मिलता है, और जिस दिन काम मिलता है सिर्फ उसी दिन के पैसे मिलते हैं, ठीक है। इनके टर्म्स एंड कंडीशंस जो है एम्प्लॉयमेंट की वो बहुत अनसर्टेन है, कभी भी इनको काम से निकाला जा सकता है, पेड लीव्स नहीं मिलेंगी, कोई एडेड बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे, प्लस काफी अनसर्टेनिटी जो है इनकी जॉब में रहती है, किसी दिन काम है किसी दिन काम नहीं है, so all of that keeps on happening, and that is why we can say that only a part of the tertiary sector is growing, not the whole of tertiary sector is growing. अभी भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है उस टर्शरी सेक्टर का जो कि ज्यादा नहीं कमा पा रहा है, कुछ नहीं कर पा रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे आते हैं 21वें प्रश्न पर, देखते हैं। यहाँ पर एक फिल इन द ब्लैंक दे रखा है बच्चों, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन और बैंकिंग ये सारे कौन से सेक्टर में आते हैं? तो इट्स वेरी सिंपल कि ऑल दीज 3 एक्टिविटीज कम अंडर द सर्विस सेक्टर, या फिर यहां पर हम ये भी लिख सकते हैं कि दे ऑल कम अंडर द टर्शरी सेक्टर, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट पे चलते हैं। अनदर नेम फॉर द टर्शरी सेक्टर इज द सर्विस सेक्टर, ऑल राइट। नेक्स्ट, अनदर नेम फॉर द सेकेंडरी सेक्टर इज द इंडस्ट्रियल सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ठीक है। सेकेंडरी सेक्टर का दूसरा नाम क्या है? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, ऑल ऑफ दैट, ओके। ओके, छोटू सा एक क्वेश्चन आया है, व्हेन वी प्रोड्यूस गुड्स बाय एक्सप्लॉइटिंग द नेचुरल रिसोर्सेज इन व्हिच कैटेगरी ऑफ इकोनॉमिक सेक्टर सच एक्टिविटीज कम। जब हम कोई भी सामान प्रोड्यूस करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करके, प्राकृतिक संसाधनों का शोषण करके, तो ऐसी कोई भी एक्टिविटी कौन से सेक्टर में आती है? सो वी नो कि एनी सच एक्टिविटी फॉल्स अंडर द प्राइमरी सेक्टर, ठीक है बच्चों। तो चाहे वो हो हमारी एनिमल हस्बेंड्री, या फिर वो हो हमारी माइनिंग, या फिर वो हो फिशिंग, या फिर वो हो एग्रीकल्चर, तो ऑल ऑफ दीज एक्टिविटीज विल फॉल अंडर द प्राइमरी सेक्टर, जिसको हम किस नाम से बुलाते हैं? इसको हम एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर के नाम से भी बुलाते हैं। 25वें प्रश्न पे आएंगे हम लोग। चलिए 25वां प्रश्न है, छोटू से क्वेश्चन में लिख रखा है 4 रीजंस फॉर द राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ द टर्शरी सेक्टर इन इंडिया। राइजिंग इंपॉर्टेंस, क्योंकि बच्चों ये छोटू क्वेश्चन है तो इसमें सिर्फ हम पॉइंटर्स देखेंगे, एक्सप्लेन नहीं करेंगे, ठीक है। देखिए 4 रीजंस क्या है। सबसे पहली चीज, क्योंकि टर्शरी सेक्टर बेसिक सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जैसे पुलिस स्टेशंस, पोस्ट ऑफिसेज, all of these basic services are being provided by the tertiary sector. Secondly, इनकम लेवल्स में जब लोगों के राइज आता है, जब लोग ज्यादा पैसा कमाने लगते हैं, तो लोग ज्यादा सर्विसेज को अवेल करने लगते हैं, ज्यादा लग्जरीज को अवेल करने लगते हैं, बाहर जाके खाना पसंद करते हैं, बाहर जाके मूवी देखना पसंद करते हैं, ब्रांडेड दुकानों से कपड़े खरीदना पसंद करते हैं, तो इससे भी ग्रोथ होती है टर्शरी सेक्टर की। डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर, अगर प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर डेवलप होंगे, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे, तो दे वुड रिक्वायर बैंकिंग सर्विस, इंश्योरेंस सर्विस, स्टोरेज सर्विस, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, एंड अल्टीमेटली कहीं ना कहीं टर्शरी सेक्टर की भी डेवलपमेंट साथ में हो जाएगी। डेवलपमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इज द लास्ट पॉइंट। इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट से भी एक तरीके से टर्शरी सेक्टर बहुत आगे बढ़ा है। सो दीज आर द 4 मेन रीजंस ऑफ द राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ द टर्शरी सेक्टर। क्योंकि यहाँ पे छोटे उसमें पूछा है तो हमने छोटे उसमें कंसाइज करके लिख दिया, बट अभी यही सेम क्वेश्चन मैं आपको लॉन्ग आंसर फॉर्म में कराऊंगी, जो कि बहुत बारी एग्जाम में पूछा जाता है, तो अभी करेंगे वो, ठीक है, आने वाला है। चलो नेक्स्ट, which is the most important sector of economic activities at the earliest stages of development। बच्चों जब कंट्रीज डेवलप होना चालू ही होती हैं, तो उस टाइम पर, अभी डेवलपमेंट हुई नहीं है, ठीक है, चालू करा है डेवलपमेंट का प्रोसेस, तो उस टाइम पे कंट्रीज के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्टर कौन सा रहता है? आप लोगों को ये चीज ध्यान रखनी है कि एट द वेरी अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, या फिर एट द अर्लीस्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर इज द प्राइमरी सेक्टर। हमेशा प्राइमरी सेक्टर से ही लोग शुरुआत करते हैं, वहीं से अपनी इकोनॉमी को बिल्ड करना शुरू करते हैं। सेकेंडरी और टर्शरी तो बाद में आएगा, सबसे पहले प्राइमरी सेक्टर आता है।
27th क्वेश्चन है कि पब्लिक सेक्टर के अंदर एसेट्स को ओन कौन करता है बच्चों? डेफिनेटली पब्लिक सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जहां पे आप पब्लिक वेलफेयर के लिए काम कर रहे हो, जनता के हित में काम कर रहे हो, और जनता के हित में कभी भी प्राइवेट इंडिविजुअल्स या कंपनीज तो काम नहीं करेंगे। जनता के हित में काम करने की जिम्मेदारी है सरकार की, और इसी वजह से पब्लिक सेक्टर की जब भी बात होती है ओनरशिप ऑफ एसेट्स या प्रोविजन ऑफ सर्विसेज की, तो ये सारी चीजें पब्लिक सेक्टर के अंदर गवर्नमेंट करती है। ठीक है, सो द ओनरशिप ऑफ द एसेट्स as well as provision of services in the public sector is the responsibility of the government, क्योंकि ये सेक्टर जो है it works for the public welfare। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, 28th क्वेश्चन है, पढ़िए इसको। डिस्क्राइब द प्रोविजंस ऑफ द नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट ऑफ 2005। बच्चों यहाँ पे मनरेगा एक्ट की बात हो रही है, 2005 के मनरेगा एक्ट की बात हो रही है, उसकी क्या क्या प्रोविजंस है ये आपको एक्सप्लेन करना है। बहुत सिंपल है, ये जो एक्ट है इट वाज पास्ड इन द ईयर 2005, 2005 में पास हुई थी एक्ट। उसके बाद अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट 100 days of guaranteed employment is provided to all those who are able to work and are in need of work in the rural areas। तो इस एक्ट के हिसाब से 100 दिन की गारंटीड रोजगार, 100 दिन का गारंटीड काम प्रोवाइड करा जा रहा है उन सभी लोगों को जो कि काम करना चाहते हैं और जो कि बोल रहे हैं कि उनको काम की जरूरत है। ठीक है, दोज हु आर लुकिंग फॉर वर्क, या जिनको काम की जरूरत है और जो काम करना सही में चाहते हैं ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर, बेसिकली उन सभी लोगों को 100 दिन का गारंटीड काम दिया जा रहा है। ओके, एबल टू वर्क एंड आर इन नीड ऑफ वर्क। अब आप बोलोगे कि मैम पर अगर मैं ग्रामीण क्षेत्र में रहती हूँ, मैं काम करना भी चाहती हूँ, मैं काम ढूंढ भी रही हूँ, मैं जाती हूँ और मेरे को गवर्नमेंट कहती है कि यार आपके लिए तो कोई काम ही नहीं है, काम तो कुछ है ही नहीं हमारे पास, फिर उस केस में क्या? तो अगर बच्चों गवर्नमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे हट जाती है, या फिर गवर्नमेंट जो है लोगों को काम अगर 15 दिन के तहत नहीं प्रोवाइड कर पाती है, तो गवर्नमेंट उन वर्कर्स को अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देगी। तो जो आपका काम का पैसा बनता है वो गवर्नमेंट आपको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस के तौर पे दे देगी। कि मैं गई, गवर्नमेंट ने बोला यार देखो अभी तो कोई काम ही नहीं है, और सपोज कोई काम है ही नहीं, तो फिर उस केस में क्योंकि सरकार ने आपको दावा करा है कि यार 100 दिन का काम तो देंगे, पैसा देंगे, तो उस केस में काम तो नहीं मिल रहा बट हाँ पैसा जरूर आपको मिल जाएगा सरकार की तरफ से। ठीक है, समझ आ गई? 2005 में एक्ट पास हुई है, 100 दिन का गारंटीड काम ये एक्ट लोगों को देती है जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, जो काम ढूंढ रहे हैं और जो काम कर सकते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस उन लोगों को प्रोवाइड करी जाती है हु मतलब जिनको गवर्नमेंट काम नहीं प्रोवाइड कर पाती। ओके, ऑल राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन यहाँ पे लिख नहीं रखा है बट हाँ मैं डेफिनेटली लिख दूंगी। ओके, differentiate between the organized and the हमें बेसिकली डिफरेंशिएट करना है ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के बीच में। तो चलिए गाइस डिफरेंशिएट कर लेते हैं, अंतर जो है वो बता देते हैं। ऑलराइट, क्या डिफरेंस आएगा ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के बीच में? देखिए यहाँ पे लिखा है सबसे पहले ऑर्गेनाइज सेक्टर में बड़े यूनिट्स मौजूद होते हैं, वहीं पे जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर होता है यहाँ पे स्मॉल एंड स्कैटर्ड यूनिट्स होते हैं। ओहो हो, तो यहाँ पे बिग यूनिट्स हैं, यहाँ पे हमारे स्मॉल एंड स्कैटर्ड यूनिट्स हैं। उसी के साथ जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है बच्चों, यहाँ पे ऑर्गेनाइज सेक्टर हमेशा ऑर्गेनाइज्ड है, दैट मीन्स इट इज रजिस्टर्ड विद द गवर्नमेंट, सरकार के साथ रजिस्टर्ड है। दैट इज द रीजन ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो सरकारी रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होती हैं, उनको फॉलो किया जाता है। ठीक है, सो हियर द गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस आर followed because it is all the firms in under the organized sector are registered with the government. अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर ये जो यूनिट्स होते हैं नहीं रजिस्टर्ड है, नॉट रजिस्टर्ड विद द गवर्नमेंट, इस वजह से दे डू नॉट फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द गवर्नमेंट। अब क्योंकि अनऑर्गेनाइज के अंदर रजिस्टर्ड ही नहीं है हम लोग सरकार के साथ, तो फिर क्यों फॉलो करेंगे रूल्स? किस बात के फॉलो करेंगे? नहीं करेंगे।
तो यहाँ नहीं करते। साथ ही में बच्चों हम लोग देखते हैं कुछ फॉर्मल प्रोसीजर्स प्रोसेसेस होते हैं इस सेक्टर में, इस वजह से इसको ऑर्गेनाइज बोला जाता है। यहाँ पे कोई फॉर्मल प्रोसीजर प्रोसेस नहीं है, इसलिए अनऑर्गेनाइज्ड है। देखो प्लस ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर ऑर्गेनाइज सेक्टर में देयर इज सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जॉब सिक्योरिटी मौजूद होती है। मतलब अगर कोई इंसान जॉब पे जा रहा है तो उसको पता है कि एटलीस्ट माय जॉब इज सिक्योर। अगर कल को बात भी होगी कि हाँ ये नौकरी नहीं आपके पास रहेगी, तो पहले से उसके बारे में इन्फॉर्म किया जाएगा। ऐसे नहीं होगा कि किसी भी दिन आपको आए और बाय बोल दिया जाए, नहीं, क्योंकि फॉर्मल प्रोसीजर्स है, रूल्स रेगुलेशंस फॉलो हो रही हैं, सो देयर इज डेफिनेटली अ सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई सिक्योरिटी मौजूद नहीं है, कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है। कभी भी जब आपके एम्प्लॉयर का आपको काम से निकालने का मन करे, उस दिन वो आपको बाय बाय बोल देगा। साथ ही में बच्चों यहाँ पे देखिए ऑर्गेनाइज्ड है, तो इस वजह से यहाँ फिक्स्ड वर्किंग आवर्स होते हैं। अगर ओवर टाइम करता है कोई वर्कर तो उसको उसका पैसा भी दिया जाता है, ओवर टाइम भी दिया जाता है कि आपने चलो एक्स्ट्रा काम करा है तो यू विल बी पेड फॉर इट। बट अनऑर्गेनाइज्ड के अंदर ना तो कोई फिक्स्ड वर्किंग, देयर आर नो फिक्स्ड वर्किंग आवर्स, और वर्कर्स को ओवर टाइम के लिए भी पैसा नहीं दिया जाएगा। ज्यादा काम करवा रहे हो, एम्प्लॉयर की मर्जी है, आज तुम 10 नहीं 12 घंटे काम करोगे, 12 घंटे काम करवाएंगे और पैसा भी नहीं देंगे उसका। साथ ही में ऑर्गेनाइज्ड के अंदर बच्चों आपको और बेनिफिट्स मिलते हैं, पेड हॉलीडेज, मेडिकल फैसिलिटीज, सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट, पीएफ जैसी फैसिलिटीज। यहाँ पे आपको कुछ भी ऐसा बेनिफिट नहीं मिलता। तो डेफिनेटली ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर इज वे 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 बेटर देन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर इन ऑल द टर्म्स, एंड दैट इज वाई बच्चों एक बहुत बड़ी नीड है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के वर्कर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, है ना। उसके ऊपर भी कभी कभी एक सेपरेट क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाई देयर इज अ नीड टू प्रोटेक्ट दी वर्कर्स ऑफ द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और लास्ट क्वेश्चन को अपने देखते हैं। तो ये मैं अब डिटेल में लेकर आ गई हूँ क्वेश्चन, क्योंकि मेरे हिसाब से इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही क्वेश्चन है, जहां पे बच्चों पूछा जा रहा है 5 रीजंस हैं, तो 4 ही यहाँ एक एक्स्ट्रा इन्होंने लिख रखा है, कोई बात नहीं। 5 रीजंस फॉर द राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ द टर्शरी सेक्टर। बच्चों टर्शरी सेक्टर जो हाल फिलहाल में इतना ज्यादा ग्रो करा है, आप सभी को पता है कि इवन दो टर्शरी सेक्टर के अंदर उतने ज्यादा लोग काम नहीं कर रहे, एम्प्लॉयमेंट उतनी नहीं है, लेकिन फिर भी प्रोडक्टिविटी सबसे ज्यादा टर्शरी सेक्टर दे रहा है, सबसे ज्यादा फायदा हमें टर्शरी सेक्टर ही करा रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? सबसे पहला पॉइंटर है द प्रोविजन ऑफ बेसिक सर्विसेज। बेसिक सर्विसेज हमारी सरकार द्वारा प्रोवाइड करी जाती हैं, बहुत सारी पुलिस स्टेशन, पोस्ट ऑफिस, टेलीग्राफ सर्विसेज, ऑल ऑफ दिस बेसिक सर्विसेज जिसकी हर जगह जरूरत होती है, सर्विस सेक्टर के द्वारा प्रोवाइड की जा रही है। सेकेंडली डेवलपमेंट ऑफ द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी सेक्टर। प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर जब डेवलप होते हैं और भी ज्यादा प्रोडक्शन करते हैं और अपनी प्रोडक्शन को एक्सपैंड करते हैं, तो उस केस में जैसे आप खेती कर रहे हो, आपको और एक्सपैंड करनी है प्रोडक्शन, तो आपको क्या है, स्टोरेज फैसिलिटी चाहिए, आपको बैंक से लोन लेना है, इंश्योरेंस चाहिए, तो बहुत सारी चीजें, इंडस्ट्रीज अगर और अपना काम बढ़ा रही हैं, ठीक है, तो उनको भी ये सारी फैसिलिटीज चाहिए। सेम सामान आपको प्राइमरी से सेकेंडरी तक पहुंचाना है, खेत से लेके फैक्ट्री तक पहुंचाना है, तो आपको फिर उसके लिए क्या चाहिए, उसके लिए आपको ट्रक चाहिए, कुछ चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी चाहिए। ये सारी की सारी सर्विसेज जो कि एड कर रही हैं, सपोर्ट कर रही हैं प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को, वो भी तो बढ़ेंगी। अगर प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगे तो सर्विसेज की डिमांड बढ़ेगी और सर्विसेज भी और ज्यादा ग्रो करेंगी। तो वही बात हो रही है यहाँ पे। तीसरी चीज है राइज इन दी इनकम। तो जब लोगों की इनकम लेवल्स बढ़ते हैं, लोग ज्यादा से ज्यादा सर्विसेज को डिमांड करने लगते हैं, बाहर ज्यादा जाने लगते हैं, टूरिज्म की सर्विस ज्यादा बढ़ती है, बाहर से ज्यादा खाना खाएंगे, बाहर के रेस्टोरेंट्स में मूवीज देखेंगे, शॉपिंग करेंगे ब्रांड से, तो इससे भी एक्सपेंशन होता है। साथ ही में डेवलपमेंट जो है नई नई सर्विसेज की जो हो रही है, जैसे आईटी सेक्टर के अंदर, तो उससे भी हमारा सर्विस सेक्टर आगे बढ़ता है। साथ ही में इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, नई इकोनॉमिक पॉलिसी जब आई, लिबरलाइजेशन जब आई, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, तो इन सबसे भी बच्चों ट्रेड एक्सपैंड हुआ और सर्विस सेक्टर का रोल और ज्यादा मजबूत हो गया। तो अगर गलती से कभी 5 नंबर में एक क्वेश्चन आ जाए तो यू कैन राइट 1 मोर पॉइंट, और वो पॉइंट ये रहा कि जब हमारी नई इकोनॉमिक पॉलिसीज आई, जब लिबरलाइज कर दिया गया, सारे बैरियर्स हटा दिए गए, ठीक है, जो हमारे ट्रेड और इन्वेस्टमेंट बैरियर्स उनको हटा दिया गया, प्राइवेटाइज कर दी गई चीजें, प्राइवेट इंडिविजुअल्स कंपनीज को सौंप दी गई, ग्लोबलाइजेशन बढ़ गई, जो इंटरकनेक्टिविटी बढ़ गई, तो इन सब पॉलिसीज की वजह से जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज थी उससे भी कहीं ना कहीं सर्विस सेक्टर काफी सिग्निफिकेंट हो गया है। ऑल राइट जी, तो बच्चों इसी के साथ आपके जो 30 कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस हैं फ्रॉम द चैप्टर
द सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी वो हमने कर लिए हैं कंप्लीट। आई होप दैट यू ऑल लाइक्ड द लेक्चर, और ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको ऑलरेडी आते हैं। अगर नहीं आते तो अभी आप रिवाइज कर सकते हो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं, ठीक है, तो उस पर भी एक सेपरेट सेशन लाएंगे। बट हाँ, डेफिनेटली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो इनको जरूर पढ़ लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा सेशन को, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर अभी तक नहीं करा है। एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ गुड डे एंड बाय बाय।